हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन मेथड का अध्ययन करेंगे। एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन मेथड अर्थात वायुयानों में रेफ्रिजरेशन किस विधि से किया जाता है उसका अध्ययन हम लोग इस क्लास में करेंगे। इसके हमारे पास 4 मेथड हैं। पहला है सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दूसरा है एयर इवेपोरेटिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तीसरा है बूट स्ट्रैप सिस्टम, चौथा है रैमिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रैम भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग रैमिंग को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। रैमिंग रैमिंग कुछ इस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब वायुयान अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता है उस समय वहाँ पर जो एयर होती है उसका सापेक्ष वेग बहुत अधिक होता है और उसका टेम्परेचर भी बहुत लो होता है। अर्थात उस एयर को डायरेक्ट अगर जो हम वायुयान के केबिन में इंटर करा दें तो वहाँ से डायरेक्ट हमको रेफ्रिजरेशन प्राप्त हो सकता है। तो इसमें सिंपल क्या किया जाता है कि जो एयर होती है उसको एक डाइवर्जिंग सेक्शन अर्थात एक ऐसा सेक्शन जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आगे की तरफ बढ़ता जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे जैसे एयर आगे की तरफ बढ़ती जाती है इस सेक्शन का एरिया बढ़ता जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग सेक्शन। इसमें पॉइंट 1 है और एक है पॉइंट 2। पॉइंट 1 पर एयर वायुमंडल में होती है और जैसे जैसे ये एयर अंदर की तरफ जाती है पॉइंट 2 की तरफ पहुंचती है वैसे वैसे उसका प्रेशर बढ़ता जाता है और वेलोसिटी कम होती जाती है। इसको हम लोग बर्नौली के प्रमेय से समझ सकते हैं। बर्नौली का प्रमेय में हम लोग ये जानते हैं कि यदि किसी भी पाइप का एरिया बढ़ता जा रहा है तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी इस डाइवर्जिंग सेक्शन में एरिया हमारा बढ़ता जाता है जिससे प्रेशर बढ़ जाता है और उस बढ़े हुए प्रेशर के माध्यम से इस एयर को डायरेक्ट हम वायुयान के केबिन में इंटर कराते हैं। बाई SFE इक्वेशन अर्थात स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है dQ माइनस dW बराबर H2 माइनस H1 प्लस C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z2 माइनस Z1। जहाँ dQ है ऊष्मा में जो अंतर आ रहा है, हीट ट्रांसफर में डिफरेंस, dQ कार्य है, dW कार्य है, H2 0.2 पर एंथैल्पी है, H1 0.1 पर एंथैल्पी है, C2 0.2 पर वायु का वेग है, C1 0.1 पर वायु का वेग है, Z2 0.2 की 0.2 का आधार रेखा से ऊंचाई और Z1 0.1 का आधार रेखा से ऊंचाई है। इस सेक्शन में अगर जो देखें तो यहाँ पर ना ही हीट बाहर निकल रही है और ना ही हीट अंदर जा रही है, अर्थात dQ बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। इसमें हम ना कोई कार्य दे रहे हैं ना ही हमें कोई कार्य मिल रहा है, इसलिए dW बराबर भी 0 होगा। और चूँकि इस 0.2 पर एरिया बहुत अधिक हो जाता है अर्थात यहाँ पर वेग लगभग नगण्य हो जाता है, जिससे हम CT को भी 0 मान सकते हैं। क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही रेफरेंस लाइन से मिल रहे हैं अर्थात इसका जो आधार रेखा से ऊंचाई होगा वो भी सेम होगा, यानी कि Z1 बराबर Z2 लिख सकते हैं। इन सारे वैल्यू को ऊपर हम SFE इक्वेशन में रख दें तो क्या आता है, 0 बराबर हो जाएगा H2 माइनस H1 माइनस C1 स्क्वायर बाई 2। क्योंकि हम C2 के स्थान पर 0 रख देंगे, बचेगा क्या, माइनस C1 स्क्वायर बाई 2। तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, इसलिए हम लिख सकते हैं माइनस में C1 स्क्वायर बाई 2। इसमें हम C1 स्क्वायर बाई 2 को पक्षांतर कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि H2 माइनस H1 बराबर हो जाएगा C1 स्क्वायर बाई 2। आगे देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि DH बराबर एक फार्मूला होता है, DH
क्या होता है फार्मूला, सी पी डी टी, डी एच बराबर फार्मूला होता है सी पी डी टी। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये H2 माइनस H1 है तो इसको हम डी एच समझ सकते हैं, यानी कि डी एच बराबर हो जाएगा सी पी डी टी, या डी टी मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर जो एंथैल्पी में डिफरेंस है तो वहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस लिखेंगे। यहाँ H2 है तो यानी कि सी पी कोष्टक में हो जाएगा T2 माइनस में T1 बराबर हो जाएगा C²/2। चूँकि यहाँ केवल एक ही C है यानी C1 है तो उसको हम C भी मान सकते हैं, तो CP T2 माइनस T1 हो जाए। CP को हम पक्षांतर कर दें दाहिने तरफ तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा C²/2P। आगे क्या हम लोग जानते हैं कि CP/CV बराबर होता है गामा और CP माइनस CV बराबर होता है R। इन दोनों इक्वेशन को अगर जो सॉल्व करें और CP का मान निकालें तो कुछ इस प्रकार आता है, CP बराबर गामा R बटे में गामा माइनस 1। इस CP के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। क्या हो जाएगा तब, T1 को दाहिने तरफ पक्षांतर कर दें तो T2 बराबर आ जाएगा T1 प्लस C²/2 इंटू CP के स्थान पर रख दिए गामा R बटे में गामा माइनस 1। इसको सॉल्व करें तो ये गामा माइनस 1 उलट के उड़ा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यानी कि गामा माइनस 1 अपान में 2 तो है ही है। अब C² बटे में जो बच रहा है गामा R उसको एक साथ लिख लेते हैं। आगे देखें, दोनों पक्षों में T1 से भाग दे दें, दोनों पक्षों में T1 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, ये T2/T1 हो जाएगा। यहाँ T1 अपान T1 कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये गामा माइनस 1/2 वैसे ही रहने दें, ये हो जाएगा C² गामा R इंटू में हो जाएगा T1। तो गामा R T1 को हम लिख सकते हैं गामा R T1 अंडर रूट लगा के स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर जो कहीं पर x लिखा हुआ है, कहीं पर x लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में x² भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर जो गामा R T1 है तो उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में गामा R T1 का स्क्वायर। गामा R T1 का स्क्वायर इधर C का स्क्वायर है तो हम पूरे का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, C अपान अंडर रूट में गामा R T1 का होल स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं मैक नंबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट बटे में होता है सोनिक वेलोसिटी। ये मैक नंबर का फार्मूला होता है और यहाँ से निकल के आता है C बटे में अंडर रूट गामा R T1। तो यानी कि C बटे में अंडर रूट गामा R T1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं m, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा m का स्क्वायर। यानी कि T2 और T1 में रिलेशन निकल के क्या आएगा, T2/T1 बराबर 1 प्लस गामा माइनस 1/2 m स्क्वायर। अब इसके अगर जो TS डायग्राम को देखें तो TS डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार बनता है। क्योंकि ये जो एयर डाइवर्जिंग सेक्शन में इंटर कर रही है तो इसमें ना ही हीट बाहर निकल रही है ना ही हीट अंदर आ रही है, अर्थात इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस मान सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहा जाता है, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी और कांस्टेंट एंट्रोपी की लाइन अगर जो खींचनी है तो TS कर्व पर वो सीधा वर्टिकल जाता है, सीधा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाता है। लेकिन एक्चुअलिटी अगर जो देखी जाए रियल में, तो रियल में ये लाइन सीधा ना हो करके थोड़ी तिरछी जाती है, क्योंकि रियल प्रोसेस में एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये लगभग ये कर्व यहाँ से आएगा, यानी कि पहुँचेगा हमारा 2' पर, 2 पर ना पहुँच करके 2' पर पहुँचता है। और जहाँ ये रियल में पहुँचता है वहाँ का टेम्परेचर और जहाँ आइडियल होता है वहाँ का टेम्परेचर दोनों सेम ही होता है, अर्थात T2 बराबर हम लिख सकते हैं T2'। तो यानी कि इसका TS डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है।
दूसरा देखें, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सबसे पहले एयर को हम रैमिंग से गुजारते हैं। रैमिंग को हम लोग समझ चुके हैं, रैमिंग से गुजारते हैं। रैमिंग से गुजारने के बाद आगे लगा होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, किसी भी गैसियस फेज का कोई भी मैटर हो तो उसका प्रेशर बढ़ा देता है। तो यहाँ से जो एयर इंटर करती है, रैमिंग के आगे बढ़ती है, तो यहाँ तो प्रेशर पहले से ही कुछ बढ़ा होता है, 0.2 पर प्रेशर 0.1 से अधिक होता है। उसके बाद इस एयर को दो भागों में बांट कर दिया जाता है। एक आता है कंप्रेसर में, कुछ भाग कंप्रेसर में आ जाएगा और कुछ भाग इस रास्ते से बाईपास करके डायरेक्ट नीचे हम हीट एक्सचेंजर में भेज देते हैं। ये हमारा हीट एक्सचेंजर, डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर में यहाँ से बाईपास के द्वारा कुछ एयर भेजी जाती है और कुछ एयर कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस करने के बाद इस हीट एक्सचेंजर में भेजी जाती है। कंप्रेस करने के बाद जो एयर होती है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। कुछ भाग जाता है हमारा कंबस्चन चैम्बर में, जहाँ पर फ्यूल का दहन होता है, जिससे हमारा वायुयान चलता है और वायुयान आगे बढ़ता है। और उसका दूसरा भाग जो होता है वो आता है हीट एक्सचेंजर में नीचे। क्योंकि कंप्रेसर से जब एयर निकलती है तो वहाँ पर उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों अधिक हो जाता है, जबकि जो कंप्रेसर से पहले बाईपास के द्वारा एयर लाई गई है हीट एक्सचेंजर में, उसका टेम्परेचर लो होता है। तो कंप्रेसर के बाद का एयर का जो ऊष्मा होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है बाईपास के माध्यम से जो एयर आती है उसमें, जिससे ये कंप्रेसर के बाद की जो एयर है वो ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है, उसके बाद जो बाईपास का एयर होता है उसको हम यहाँ सर्कुलेटिंग फैन लगा करके बाहर इस रास्ते से निकाल देते और उस ठंडी वायु को हम ले करके आते हैं टरबाइन में। टरबाइन में आता है तो टरबाइन में क्या होता है, उसका एडियाबैटिकली यानी रुद्धोष्म प्रसार होता है, एडियाबैटिकली एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होने की वजह से उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों लो हो जाते हैं। यानी कि जब हमारा एयर 0.5 पर यानी कि टरबाइन के बाद प्राप्त होगा तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर और अधिक लो हो जाता है, बहुत लो हो जाता है। उसके बाद उस एयर को डायरेक्ट हम केबिन में भेज देते हैं, जहाँ पर हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त होता है। टरबाइन जब चलती है तो वहाँ से हमको बहुत ज़्यादा काम नहीं प्राप्त होता है, वहाँ से वर्क बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। वहाँ से बस इतना ही वर्क मिलता है जिसके द्वारा हम सूक्ष्म युक्तियाँ जैसे सर्कुलेटिंग फ़ैन वगैरह चला सकते हैं। सर्कुलेटिंग फ़ैन वगैरह उसे चलाया जा सकता है। अब इसके टीएस डायग्राम को देखें। टीएस डायग्राम में हम अभी देखे हैं कि पॉइंट 1 से 2 के बीच में क्या होता है हमारा रैमिंग। रैमिंग का डायग्राम हम लोग पीछे देख चुके हैं। ये कुछ इस प्रकार, क्योंकि रैमिंग क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू होता है। 1 से 2 एडियाबैटिकली ऊपर जाता है, जबकि रियल होने की वजह से इसकी एंट्रोपी कुछ बढ़ जाती है, जिससे ये 2 पर ना पहुंच करके 2 डैश पर पहुंचता है। उसके बाद क्या लगा होता है, कंप्रेसर। कंप्रेसर कहाँ लगा होता है, प्रोसेस 2 से 3 के बीच। 2 से 3 के बीच में प्रोसेस में कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर क्या करता है, उसका प्रेशर बढ़ाता है। प्रेशर बढ़ाने से उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और ये हम जानते हैं कि टीएस कर्व पर जो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन होती है कुछ इस टाइप की जाती है, ऐसे कर्व हो करके जाती है, यानी ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन। अब यहाँ से जब कंप्रेसर को मिलेगा 0.2 पर एयर, तो वो उसका प्रेशर बढ़ा करके ले आएगा यहाँ तक, यानी कि 3 पर उस एयर को छोड़ेगा। अब यहाँ पर उसका प्रेशर भी बढ़ चुका है और टेम्परेचर भी बढ़ चुका है। उसके बाद वो एयर आती है हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में बाईपास के द्वारा जो एयर भेजी जाती है उसके माध्यम से उसको ठंडा किया जाता है और ये प्रोसेस आइसोबैरिक होता है, यानी हीट एक्सचेंजर आइसोबैरिक होता है, जिससे अब यहाँ पर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, जबकि टेम्परेचर धीरे धीरे घटता जाता है और ये कर्व हमारा कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। यानी कि हीट एक्सचेंजर कहाँ लगा था, 3 से 4 के बीच में हीट एक्सचेंजर लगा हुआ था। अब यहाँ पर आइसोबैरिक प्रोसेस के माध्यम से उसका टेम्परेचर और अधिक लो कर दिया जाता है। उसके बाद उस एयर को
भेजा जाता है टरबाइन में। टरबाइन कहाँ पर लगा हुआ था? 4 से 5 के बीच। टरबाइन एडियाबैटिकली प्रोसेस पे काम करता है और उस टरबाइन में जब एयर आती है तो उसका एडियाबैटिकली एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होने से उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों लो हो जाता है, यानी कि अब हमारा कर्व सीधा नीचे की ओर वो प्रोसेस है, सीधी लाइन नीचे की ओर, यानी कि 4 से 5 पर पहुंचेगा। जबकि रियल होने की वजह से वो 5 पर ना पहुंच करके 5 डैश पर पहुंचता है, क्योंकि रियल प्रोसेस में एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ जाती है। 5 पर जब एयर हमको मिलती है वहाँ पर उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है। उसके बाद डायरेक्ट उस एयर को हम केबिन में भेज देते हैं, जहाँ पर हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त होता है। तो आइडियल तो है कि 4 से 5 आना चाहिए, लेकिन रियल प्रोसेस में ये कर्व कुछ इस प्रकार आता है 4 से 5 डैश पर, यानी कि रियल 4 से 5 डैश। अब 5 डैश से आगे जब जाता है तो कहाँ पर जाता है? वो केबिन में। केबिन में हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त होता है। अब वहाँ पर हमें ठंडेपन का महसूस होगा, जिससे अब वहाँ पर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है और का प्रेशर सेम ही रहता है। यानी कि हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ मिल रहा है? 5 डैश से 6 के बीच में। अब अगर जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना चाहें तो हमको जो एयर मिली थी वो कहाँ पर मिली थी? 5 डैश पर, और पहुँच रही है जो बाहर निकल रही केबिन से, कहाँ निकल रही है? 6 पर। तो यहाँ पर अगर जो एंथैल्पी में परिवर्तन देखें तो कितना हो रहा है? जब यहाँ पर पहुँचेगा 6 पर तो वहाँ पर एंथैल्पी अगर जो H6 है और 5 डैश है तो वहाँ पर एंथैल्पी अगर जो H5 डैश है, तो H6 माइनस H5 डैश कर दें तो वहाँ से हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि DH बराबर CP/DT भी होता है, यानी कि H6 माइनस H5 डैश को हम लोग CP/T6 माइनस T5 डैश भी लिख सकते हैं। जो D स्मॉल h होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक एंथैल्पी बोलते हैं, और अगर जो वहीं पर मास को मल्टीपल कर दिया जाए, मास का गुणा कर दिया जाए द्रव्यमानियम का, तो केवल और केवल एंथैल्पी होता है, यानी कि mCp/dt एंथैल्पी होता है, जबकि CP/dt स्पेसिफिक एंथैल्पी होता है। यानी कि अब यहाँ से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकल करके आ जाएगा हमारा mCp/T6 माइनस T5 डैश। आगे देखें, एयर इवेपोरेटिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर इवेपोरेटिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें केवल और केवल अंतर कहाँ पर आता है? एक यहाँ पर इवेपोरेटिंग सिस्टम लग जाता है। उसके पहले का सेम प्रोसेस वही रहता है कि पहले वो एयर को रैमिंग से गुजारते हैं, रैमिंग से गुजारने के बाद कुछ प्रेशर बढ़ता है उसका, उसके बाद उस एयर को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक एयर का कुछ भाग डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर में आता है और एयर का कुछ भाग कंप्रेसर के माध्यम से कंप्रेस होकर के, जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके बाद उस एयर को हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है और उसी एयर के कुछ भाग को हम कंबस्शन चैम्बर में भेजते हैं, जहाँ पर फ्यूल का दहन होता है। उसके बाद उसको टरबाइन चलाई जाती है उस एयर से, जिससे एयरक्राफ्ट का इंजन चलता है और एयरक्राफ्ट आगे बढ़ती है। हमको पढ़ना है रेफ्रिजरेशन को, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। कंप्रेसर के बाद का जो एयर आता है उसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई होता है, जो बाईपास के माध्यम से एयर आती है उसका टेम्परेचर कम होता है, जिससे ये बाद का एयर का जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाता है बाईपास के माध्यम से जो एयर हीट एक्सचेंजर में आई है उसको, जिससे यहाँ से जो हीट एक्सचेंजर से इस कॉइल के माध्यम से जो एयर बाहर निकल रही उसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। उसके बाद वो एयर आती है नीचे इवेपोरेटिंग सिस्टम में। इवेपोरेटिंग सिस्टम में पहले से ही रेफ्रिजरेंट सेचुरेटेड स्टेट पर रहता है। सेचुरेटेड लिक्विड स्टेट पर रेफ्रिजरेंट पहले से ही इवेपोरेटिंग सिस्टम में रहता है। अब ये एयर जब आती है तो इस एयर का कुछ ऊष्मा
इस रेफ्रिजरेंट को ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे ये रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाता है और इवैपोरेटिंग कॉइल की जो एयर होती है उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। फिर इस एयर को गुजारते हैं टरबाइन से। टरबाइन में उसका एडियाबैटिकली एक्सपेंशन होता है, जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों काफ़ी कम हो जाता है। फिर उस कम तापमान के एयर को हम डायरेक्ट केबिन में भेज देते हैं, जहाँ पर हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त होता है। इसके प्रोसेस को देखें यहाँ पर तो लिखा गया है, क्या है, इसके द्वारा उपरोक्त सिस्टम की अपेक्षा अधिक कूलिंग इफेक्ट प्राप्त होता है। जबकि अभी हम ऊपर क्या देखे हैं कि ऊपर के प्रोसेस में सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये इवैपोरेटिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ था। हीट एक्सचेंजर के बाद डायरेक्ट उस एयर को टरबाइन में भेज देते थे। तो यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा कूलिंग हो रही है ये उसमें नहीं होती थी, जबकि यहाँ पर एक इवैपोरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है जहाँ पर एयर और अधिक ठंडी हो जाती है, जिससे हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अधिक प्राप्त होता है। आगे देखें, तेज गति से चलती एयरक्राफ्ट के कारण एटमॉस्फेरिक वायु की सापेक्ष गति अधिक हो जाती है। इस तेज गति वायु को पहले रैमिंग प्रक्रिया से गुजारते हैं, जिससे उच्च वेग की वायु उच्च दाब में परिवर्तित हो जाती है। रैमिंग प्रक्रिया क्या होती है कि उसमें एयर को एक डाइवर्जिंग सेक्शन से गुजारते हैं, जिसमें एयर का वेलोसिटी कम होती जाती है और प्रेशर बढ़ता जाता है। रैमिंग के बाद वायु को मेन कंप्रेसर से गुजारा जाता है, जिससे वायु का टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं और कंप्रेसर एडियाबैटिक प्रोसेस पे काम करता है। कंप्रेसर से निकलने के बाद वायु को दो भागों में बांट दिया जाता है। वायु को दो भागों में, जब कंप्रेसर से वायु निकलती है बाहर, उसको दो भागों में बांटते हैं। वायु का कुछ भाग कंबस्टन चैम्बर में आता है, जहां पर ईंधन का दहन होता है। दहन के पश्चात गैसेज को टरबाइन में एक्सपेंशन किया जाता है, जिससे प्राप्त वर्क से इंजन चलाया जाता है और एयरक्राफ्ट उड़ती रहती है। वायु का शेष भाग हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है। इस हीट एक्सचेंजर, HE फॉर हीट एक्सचेंजर, इस हीट एक्सचेंजर में रैमिंग के बाद तथा कंप्रेसर से पहले के कुछ वायु को भी भेजा जाता है, जिससे हीट एक्सचेंजर में कंप्रेसर के बाद के भेजी गई वायु ठंडी होती है। जैसा कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि कंप्रेसर से पहले ही कुछ वायु बाईपास के माध्यम से डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर में भेजी जाती है, जिसका टेम्परेचर कंप्रेसर के बाद की जो वायु होती है उससे लो होता है। जिसके बाद जो कंप्रेसर के बाद एयर निकलती है उसकी ऊष्मा बाईपास के माध्यम से जो एयर हीट एक्सचेंजर में आती है उसको ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे कंप्रेसर के बाद भेजी गई वायु ठंडी हो जाती है। आगे देखें, हीट एक्सचेंजर के बाद वायु को इवैपोरेटिंग सिस्टम से पास कराया जाता है, जहां पर रेफ्रिजरेंट सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट पर होता है। सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट का मतलब ये है कि वो जैसे ही कुछ ऊष्मा प्राप्त करेगा तुरंत ही वो वेपोराइज हो जाएगा। यानी कि इसमें रेफ्रिजरेंट जब एयर से ऊष्मा लेता है तो वो रेफ्रिजरेंट वेपोराइज होकर के बाहर वायुमंडल में निकल जाता है और एयर से ऊष्मा ग्रहण करके गैसेज के रूप में एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है। इवैपोरेटिंग के बाद वायु और अधिक ठंडी हो जाती है, यानी कि इवैपोरेटिंग सिस्टम से जब वायु निकलती है तो उसका तापमान और अधिक कम हो जाता है। इवैपोरेशन के बाद वायु को टरबाइन में भेजा जाता है, जिससे वायु और अधिक ठंडी हो जाती है। टरबाइन से प्राप्त वर्क बहुत कम होता है, इसलिए इससे बहुत बड़ी युक्तियाँ नहीं चला सकते हैं। सर्कुलेटिंग फैन जैसी सूक्ष्म युक्तियों को चलाया जा सकता है। टरबाइन में एक्सपेंशन के बाद वायु को केबिन में भेजा जाता है, जिससे उसमें बैठे यात्रियों को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त होता है। इसके TH डायग्राम को देखें। TH डायग्राम में सबसे पहले क्या था, हमारा प्रोसेस 1 से 2 के बीच रैमिंग हो रही थी। रैमिंग कैसे होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। रैमिंग एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, यानी कि उसको हम आइसेंट्रोपिक भी प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। तो 1 से 2 हमारा सीधी वर्टिकल लाइन बनेगी, क्योंकि अगर जो रियल प्रोसेस होता है तो वहाँ पर एंट्रोपी थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए ये पॉइंट 2 पर ना प्राप्त होकर के हमको 2 डैश पर प्राप्त होता है। उसके बाद 2 से 3 लगा हुआ था हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर भी एडियाबैटिक प्रोसेस पे काम करता है, यानी कि यहाँ पर भी लाइन सीधी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाएगी। उसके बाद
3 से 4 लगा हुआ था हमारा हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर आइसोबैरिक प्रोसेस पे काम करता है, यानी कि यहाँ पर दाब हमारा समान रहेगा जबकि टेम्परेचर घटता जाता है। हीट एक्सचेंजर में टेम्परेचर घटता जाता है। और 4 पर हमको हीट एक्सचेंजर से वायु प्राप्त होती है। 4 से 5 लगा हुआ था इवैपोरेटिंग सिस्टम। इवैपोरेटिंग सिस्टम भी आइसोबैरिक प्रोसेस पर ही काम करता है। यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड का रेफ्रिजरेंट मौजूद रहता है जो वायु से ऊष्मा ले करके वेपोराइज होकर के बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है और उस एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है। यानी कि इवैपोरेटिंग सिस्टम से जब एयर मिलती है 5 बार तो उसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। उसके बाद 5 से 6 लगा होता है हमारा टरबाइन। टरबाइन क्या काम करता है? टरबाइन में एयर का एडियाबैटिकली एक्सपेंशन होता है, यानी कि वहाँ पर एयर का प्रसार होता है। प्रसार होने की वजह से उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम हो जाता है, जिससे अब जो टरबाइन से एयर मिलेगी 0.6 पर, वहाँ से एयर का टेम्परेचर काफ़ी कम मिलता है हमें। क्योंकि ये रियल प्रोसेस में एंट्रोपी थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए ये लाइन सीधा 5 से 6 की ओर ना आकर के 5 से 6 डैश पर आती है, थोड़ी तिरछी, एंट्रोपी थोड़ी बढ़ जाती है। यानी कि टरबाइन से एयर जब निकलेगी बाहर तो हमको 0.6 डैश पर प्राप्त होगी। 6 से 7 के बीच में क्या होता है? केबिन। यहाँ पर एयर केबिन में जाती है जहाँ पर हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है? जितनी ऊष्मा एयर अपने अंदर अवशोषित करेगी केबिन के अंदर, वही क्या होगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मान लीजिए 6 डैश पर एंथैल्पी अगर जो H6 डैश है और 7 पर एंथैल्पी H7 है, तो यहाँ पर यानी कि ऊष्मा में अंतर कितना होगा? देखें, जैसे जैसे वो एयर केबिन के अंदर ऊष्मा अवशोषित करेगी उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। क्योंकि उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसलिए ये लाइन ये ऐसे सीधा ऐसे जाती है, यानी ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है, जबकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अब जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो H7 पर बाहर निकलेगी वायु, वो गर्म हो जाती है। H7 माइनस H6 डैश करके हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को निकाल सकते हैं, या हम इसी को क्या लिखते हैं? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बराबर H7 माइनस H6 डैश। चूँकि DH बराबर होता है mCp/dT, जहाँ m होता है एयर का मास, Cp होता है कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट, dt होता है टेम्परेचर में डिफरेंस, यानी टेम्परेचर में अंतर कितना आ रहा है। तो अगर जो H7 माइनस H6 डैश निकालना होगा हमको, तो हम mCp T7 माइनस T6 डैश लिख सकते हैं। m डैश का मतलब है मास फ्लो रेट, यानी कि प्रति इकाई समय कितना मास का फ्लो हो रहा है। देखें आगे, इन इवेपोरेशन में क्या होता है कि उसमें सैचुरेटेड स्टेट का रेफ्रिजरेंट मौजूद रहता है जो अवस्था परिवर्तन करता है। अवस्था परिवर्तन के समय जो हीट ऐड होती है उसको हम कौन सा हीट बोलते हैं? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। वहाँ पर अगर जो निकाला जाए कि एयर का वहाँ पर हीट कितनी रिलीज हुई, यानी कि कितनी हीट रेफ्रिजरेंट को ट्रांसफ़र हुई एयर की हीट, तो निकाल सकते हैं हम। चूँकि ये ऑपरेटर कहाँ पर लगा होता है? हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है 4 से 5 के बीच, यानी कि अगर जो वहाँ पर कितनी हीट बाहर निकली तो उसको हम निकाल सकते हैं H4 माइनस H5 कि अगर जो 0.4 पर एयर की एंथैल्पी H4 होगी और 0.5 पर एंथैल्पी H5 है, तो एंथैल्पी में अगर जो डिफरेंस निकालना होगा, यानी कि हीट में कितना लॉस है, तो उसको हम लिख सकते हैं H4 माइनस H5, या उसी को हम DH भी लिख सकते हैं, यानी कि mCp T4 माइनस T5 भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अवस्था परिवर्तन होता है और अवस्था परिवर्तन के समय जो ऊष्मा होती है उसको हम लोग गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, जो इसका फार्मूला होता है m/L। L है लेटेंट हीट, m होता है मास, तो m डॉट है यानी कि मास फ्लो रेट है, यानी कि प्रति इकाई समय कितना मास का फ्लो हो रहा है। L है लेटेंट हीट, इसलिए हम mCp T4 माइनस T5 को हम
MRL भी लिख सकते हैं, जहाँ MR क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट, यानी कि प्रति सेकंड या प्रति इकाई समय कितना रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। एल है लेटेंट हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट, यानी कि रेफ्रिजरेंट की गुप्त ऊष्मा है। अच्छा, जितना रेफ्रिजरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में रहेगा उसी के द्वारा हमारे फ्लाइट की टाइम निर्धारित हो जाती है कि कितना समय वायुयान आकाश में उड़ता रहेगा। जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम में रेफ्रिजरेंट ख़त्म हो जाएगा तो हमको रेफ्रिजरेशन नहीं मिल पाता है, इसलिए हमारा जो फ्लाइट टाइम होता है वो m.r से निर्धारित किया जाता है। m.r से फ्लाइट टाइम निर्धारित किया जाता है। आगे देखें, चौथा है हमारा बूट स्ट्रैप सिस्टम। बूट स्ट्रैप सिस्टम में थोड़ा सा अंतर आता है, 1 से 2 तो वही रहेगा, रैमिंग ही। 2 के बाद कुछ एयर आता है बाईपास के द्वारा हीट एक्सचेंजर में, कुछ एयर आएगा कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस होकर के हीट एक्सचेंजर में। कंप्रेसर के बाद जो एयर मिलती है उसको 2 भागों में बांट देते हैं, एक आता है कंबस्शन चैम्बर में एक भाग, दूसरा भाग आता है हीट एक्सचेंजर में। कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल का दहन होता है, जहाँ से टरबाइन चला जाता है, टरबाइन के माध्यम से एयरक्राफ्ट की इंजन चलती है और एयरक्राफ्ट उड़ती है। और उसका दूसरा भाग आता है हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में आने के बाद जो एयर बाईपास के द्वारा इस हीट एक्सचेंजर में भेजी गई थी, उस एयर को वो हीट अपना ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे हीट एक्सचेंजर के बाद जब पॉइंट 4 पर एयर हमको प्राप्त होती है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। अब इस 4 के बाद एक और यहाँ पर एक्स्ट्रा डिवाइस ऐड हो रही है, ऑक्सिलरी कंप्रेसर। यहाँ पर एक और कंप्रेसर लगा हुआ है, जबकि इसके पिछले तीनों सिस्टम में केवल और केवल एक कंप्रेसर लगा हुआ था, जो कि 2 से 3 के बीच लगा हुआ है। यहाँ पर ऑक्सिलरी कंप्रेसर में फिर से एक बार उस एयर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि इस कंप्रेसर के माध्यम से उस एयर को फिर से कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं, यानी कि पॉइंट 5 पर जब एयर मिलेगी हमको तो यहाँ पर उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है। उसके बाद फिर इस एयर को भेजते हैं हम हीट एक्सचेंजर में फिर, और इस हीट एक्सचेंजर में वहीं पॉइंट 2 के बाद की ही एयर बाईपास के द्वारा इस हीट एक्सचेंजर में भी हम लोग सप्लाई देते हैं, जिससे जो पॉइंट 5 से एयर हमको मिली हुई उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, और इस बाईपास के माध्यम से जो एयर आ रही है उसका टेम्परेचर कम है, जिससे कंप्रेसर के बाद की एयर की जो ऊष्मा होती है इस बाईपास की एयर की उसको ट्रांसफ़र हो जाती है, और हीट एक्सचेंजर के बाद जब एयर 0.6 पर हमें प्राप्त होती है तो उसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। और ये बाईपास की जो एयर होती है वो गर्म होकर के इस रास्ते से बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाती है। 0.6 के बाद के एयर को टरबाइन में भेज जाता है, टरबाइन में उसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, जिससे उसका प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इस कम तापमान की वायु को सीधे केबिन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त होता है। आगे इसके टीएस डायग्राम को देखें। टीएस डायग्राम में 1 से 2 लगा हुआ था हमारा रैमिंग एडियाबैटिक प्रोसेस पे काम करता है, यानी कि इसकी लाइन हमारी 1 से 2 सीधा और ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। चूँकि रियल प्रोसेस में ये लाइन सीधी ना होकर के थोड़ी तिरछी जाती है, क्योंकि रियल प्रोसेस में एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि हमारा प्रोसेस 1 से 2 डैश पर पहुँचेगा। 2 से 3 के बीच में लगा हुआ था कंप्रेसर, जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस पे काम करेगा। उसमें कंप्रेशन होता है, जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है, इसलिए ये लाइन 2 से सीधा ऊपर 3 की ओर जाएगी। 3 से 4 लगा हुआ था हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, आइसोबैरिक उसका हीट रिजेक्शन होता है, हीट बाहर निकलती है, जिससे उसका टेम्परेचर कम होता जाता है, और हीट एक्सचेंजर के बाद एयर 0.4 पर प्राप्त होती है। 4 के बाद एक और हम लोग ऑक्सिलरी कंप्रेसर लगाए हुए थे, 4 से 5। 4 से 5 में फिर से उसका कंप्रेशन होता है, जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है।
उसके बाद फिर 5 से 6 एक बार फिर से आता है हीट एक्सचेंजर में, जहाँ पर आइसोबैरिक उसका हीट रिजेक्शन होगा, एयर से हीट बाहर निकलेगी। फिर हमको हीट एक्सचेंजर के बाद एयर मिलेगी 0.6 पर। 0.6 और 0.7 के बीच लगा होता है टरबाइन। टरबाइन में एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, जिससे उस एयर का टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। इस कम तापमान की एयर को डायरेक्ट हम लोग केबिन में भेज देते हैं, जहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमको प्राप्त होता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 7 से 8 के बीच प्राप्त होता है। क्योंकि रियल प्रोसेस में ये 6 से 7 सीधा ना आकर के लाइन, ये 6 से 7 डैश पर थोड़ी तिरछी आती है, इसलिए रियल में जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा हमको वो 7 डैश से 8 के बीच मिलेगा। अब इसके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को निकालना चाहें तो H8 माइनस H7 डैश करके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को निकाल सकते हैं, या उसी को हम लिख सकते हैं m.Cp T8 माइनस T7 डैश। आगे देखें, सिंपल एयरक्राफ्ट इवोपरेटिंग रेफ्रिजरेशन में हीट एक्सचेंजर के बाद तथा टरबाइन से पहले इवोपरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगर एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग क्या देखे थे, हीट एक्सचेंजर के बाद डायरेक्ट टरबाइन लगा हुआ था, लेकिन अगर जो एयरक्राफ्ट इवोपरेटिंग सिस्टम हो तो वहाँ पर क्या होता है, हीट एक्सचेंजर के बाद टरबाइन से पहले एक इवोपरेटर प्रयोग कर लेते हैं, जिससे एयर अधिक ठंडी हो जाती है और कूलिंग अधिक मिलती है। इवोपरेटर में भरा लिक्विड स्टेट का रेफ्रिजरेंट एयर से ऊर्जा ले करके वाष्पीकृत हो जाता है, वेपोराइज होकर के वो बाहर एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है। बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन में एक ऑक्सिलरी कंप्रेसर तथा एक अतिरिक्त हीट एक्सचेंजर का प्रयोग टरबाइन से किया जाता है, जैसा कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। बूट स्ट्रैप, अभी क्या देखें हम लोग, बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगर जो आ जाए बूट स्ट्रैप इवोपोरेटिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, टरबाइन से पहले एक इवोपोरेटिव टैंक का प्रयोग कर लेंगे। जैसे इसके पहले सिंपल एयर इवोपोरेटिंग सिस्टम में टरबाइन से पहले एक इवोपोरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किए थे, वैसे अगर जो बूट स्ट्रैप इवोपोरेटिंग सिस्टम आ जाता है तो वहाँ पर भी क्या काम करेंगे हम लोग, टरबाइन से पहले एक इवोपोरेटिंग टैंक का प्रयोग कर लेंगे, जिससे एयर और अधिक ठंडी हो जाती है तथा कूलिंग अधिक मिलती है। बूट स्ट्रैप आ जाए यानी कि वहाँ पर 2 हीट एक्सचेंजर और 2 कंप्रेसर लगा हुआ होगा। एक कंप्रेसर को बोलते हैं मेन कंप्रेसर और दूसरे को बोलेंगे ऑक्सिलरी कंप्रेसर। थैंक यू। वंदे मातरम।